नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं 21वीं सदी के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक शी जिनपिंग की। उन्हें अक्सर आधुनिक चीन का आर्किटेक्ट यानी कि वास्तुकार भी कहा जाता है। देखिए, आधुनिक चीन के इतिहास में ना उनके जैसा पावरफुल लीडर कोई नहीं हुआ। मतलब जितनी शक्ति उन्होंने अपने हाथों में रखी है वो अभूतपूर्व है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे, और इससे भी बड़ा सवाल, इसका मतलब क्या है। तो इस सफर को समझने के लिए हम 4 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले उनकी ये बेमिसाल हैसियत, फिर सत्ता तक पहुंचने का उनका रास्ता, इसके बाद उनका मशहूर चाइना ड्रीम असल में है क्या और कैसे काम कर रहा है, और आखिर में उनके राज से जुड़े विवादों पर भी नजर डालेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। एक ऐसा लीडर जिसकी कोई मिसाल नहीं। आखिर ऐसा क्या खास है उनमें? उन्होंने ऐसा क्या कर दिया जो आधुनिक चीन में उनसे पहले किसी ने नहीं किया? देखिए, साल 2023 में शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति के तौर पर अपना तीसरा कार्यकाल पक्का कर लिया। अब ये सुनने में शायद एक आम बात लगे, लेकिन ये बिल्कुल भी मामूली नहीं है। ये एक बहुत ही बड़ा कदम था। इसने उस पूरे सिस्टम को तोड़ दिया जो दशकों से चीन में इसलिए बनाया गया था ताकि कोई एक नेता जरूरत से ज्यादा ताकतवर ना बन जाए। ये बदलाव कितना बड़ा है इसे ऐसे समझिए। पहले क्या होता था, चीन में राष्ट्रपति के लिए टर्म लिमिट्स थीं, मतलब एक तय समय सीमा, और फैसले कोई एक इंसान नहीं लेता था बल्कि एक ग्रुप लेता था, जिसे कहते हैं कलेक्टिव लीडरशिप। लेकिन 2018 में शी जिनपिंग के दौर में संविधान में बदलाव हुआ और ये टर्म लिमिट्स हटा दी गईं। अब सारी पावर एक कोर लीडर के इर्द गिर्द सिमट गई है, और यही वो चीज है जो उन्हें कह सकते हैं कि अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहने की ताकत देती है। तो सवाल ये है कि वो यहां तक पहुंचे कैसे। चलिए अब थोड़ा पीछे चलते हैं और उनके सत्ता तक के सफर को देखते हैं। एक क्रांतिकारी के बेटे से लेकर चीन के सबसे बड़े नेता बनने तक की उनकी ये कहानी बड़ी दिलचस्प और सोची समझी है। शी जिनपिंग की कहानी शुरू होती है 1953 में बीजिंग से, और वो कोई आम परिवार से नहीं थे। उनके पिता शी जुंगशुन एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता थे, तो जाहिर है उन्हें पार्टी के अंदर एक राजनीतिक विरासत मिली। पर दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने पढ़ाई राजनीति की नहीं की, बल्कि सिंघवा यूनिवर्सिटी से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। ये दिखाता है कि उनका नजरिया कितना प्रैक्टिकल और सिस्टमैटिक रहा है शुरू से ही। और हाँ, सत्ता तक उनका पहुंचना कोई रातों रात की बात नहीं थी। ये दशकों की मेहनत और एक बहुत ही कैलकुलेटेड सफर था। 1974 में कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन करने के बाद उन्होंने धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। फुजियान और शंघाई जैसे बड़े और आर्थिक रूप से जरूरी प्रांतों में काम किया। फिर 2008 में वाइस प्रेसिडेंट बने और आखिरकार 2013 में प्रेसिडेंट। उनका हर कदम एक बड़ी लंबी चौड़ी रणनीति का हिस्सा लगता है। अब जब हम उनके सफर को समझ चुके हैं तो चलिए उनके विजन की बात करते हैं। उनके नेतृत्व की जो सबसे बड़ी विचारधारा है वो है चाइना ड्रीम। ये वो सपना है जो वो चीन के लिए देखते हैं दुनिया के मंच पर। तो ये चाइना ड्रीम आखिर है क्या? देखिए, इसका ऑफिशियल मतलब है चीनी राष्ट्र का महान कायाकल्प या ग्रेट रिजुविनेशन ऑफ द चाइनीज नेशन। पर यह सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक पूरा विजन है चीन को वापस दुनिया के उस शिखर पर पहुंचाने का जहां वो एक जमाने में था। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक, तकनीकी और मिलिट्री पावर। और उनकी हर एक पॉलिसी की जड़ में आपको यही विजन मिलेगा। और ये सपना सिर्फ कागजों पर या भाषणों में नहीं है, इसे जमीन पर भी उतारा जा रहा है। जैसे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिससे चीन दुनिया भर में अपना दबदबा बढ़ा रहा है, अपनी सेना को तेजी से मॉडर्न बना रहा है, 5G और AI जैसी टेक्नोलॉजी में लीडर बनने की होड़ है। यहां तक कि उनकी जो सख्त जीरो कोविड पॉलिसी थी ना, वो भी एक तरह से ताकत और कंट्रोल दिखाने का जरिया थी। और हां, रूस और पाकिस्तान जैसे देशों से गहरी दोस्ती भी इसी बड़े गेम का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो अब बात करते हैं उनके शासन से जुड़े विवादों और आलोचनाओं की। एक बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव के लिए यह भी समझना जरूरी है। उनकी आलोचना मुख्य रूप से 4 बातों को लेकर होती है। पहला, मानवाधिकार, खासकर शिनजियांग और हांगकांग में। दूसरा, उनका अनिश्चित काल तक सत्ता में बने रहना। तीसरा, दुनिया के कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय विवाद। और चौथा, ताइवान को लेकर बढ़ता हुआ तनाव। और ये आलोचनाएं काफी गंभीर हैं। अगर देश के अंदर देखें तो इंटरनेट और मीडिया पर बहुत सख्त सेंसरशिप है। वन चाइना पॉलिसी को लेकर वो काफी आक्रामक हैं।
शिनजियांग, तिब्बत और हांगकांग में उनकी नीतियों पर मानवाधिकारों के हनन के गंभीर आरोप लगते हैं। और अगर देश के बाहर देखें तो अमेरिका हो, भारत हो, जापान या यूरोप, कई देशों के साथ व्यापार और सीमा को लेकर विवाद लगातार बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि वो दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में से एक हैं, जो चीन को एक ऐसे दौर से निकाल रहे हैं जहां बहुत बड़े बदलाव भी हो रहे हैं और दुनिया भर में तनाव भी बढ़ रहा है। यही आज की हकीकत है। तो ये सारी बातें हमें एक बड़े सवाल पे लाकर छोड़ देती हैं। जब एक ही व्यक्ति इतने लंबे समय तक चीन की दिशा तय कर रहा है, तो उनकी विरासत का न सिर्फ चीन बल्कि पूरी दुनिया के भविष्य पर क्या असर होगा? ये वो सवाल है जिसका जवाब शायद हमें आने वाले वक्त में ही मिलेगा।